दोस्तों आज आईपीएल पूरी दुनिया की सबसे महंगी और सबसे बड़ी लीग बन चुकी है। क्या दोस्तों आपको पता है कि आईपीएल की शुरुआत कैसे हुई थी? इस वीडियो में दोस्तों इसी मुद्दे पर डिस्कस करने वाले हैं और पूरे डिटेल में इस पर चर्चा करने वाले हैं कि आईपीएल की शुरुआत कैसे हुई थी और दोस्तों आईपीएल को शुरू कराना किसके दिमाग का खेल था और किसके दिमाग की उपज थी। जी हाँ दोस्तों इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में देखेंगे किस तरह से आईपीएल अपने प्रोसेस में आगे बढ़ा और आज आईपीएल पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन चुकी है। दोस्तों हर देश के खिलाड़ी का सपना होता है कि वो भी आईपीएल खेले और आईपीएल के जरिए अपनी इंटरनेशनल टीम में सेलेक्ट हो जाए। यानी जो युवा खिलाड़ी होते हैं उनका ये सपना होता है कि वो पहले आईपीएल खेलें, उसके बाद वो हाईलाइट होंगे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी नेशनल टीम में जगह दे दी जाएगी। तो आईपीएल एक इतना बड़ा लीग बन चुका है कि हर खिलाड़ी का सपना होता है आईपीएल खेलना। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आईपीएल की इस पूरी जर्नी को और समझते हैं कि किस तरह से आईपीएल शुरू हुआ था और किसने इसको शुरू कराने में अपनी भूमिका निभाई थी। दोस्तों अगर हमें आईपीएल के बारे में अच्छे से जानना है तो उससे पहले हमें ललित मोदी की लाइफ के बारे में जानना होगा, क्योंकि ललित मोदी ही वो शख्स था जिसके दिमाग की उपज थी आईपीएल। जी हाँ दोस्तों, ललित मोदी ने ही आईपीएल को शुरू कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, या फिर ये कह लीजिए कि इस आईपीएल को शुरू कराने में ललित मोदी का किरदार सबसे अहम था। जी हाँ दोस्तों, वही ललित मोदी जो आज हमारे देश में नहीं है, भारत की तरफ से उसे भगोड़ा घोषित कर दिया है। वो किस तरह से पैसा कमाने के लिए, स्कैम करने के लिए एक आईपीएल को शुरू करता है और पैसे बनाकर भारत से भाग जाता है हमेशा हमेशा के लिए। आज तक हमारे देश की एजेंसियां और सरकार अभी तक उसको वापस नहीं ले आ पाए हैं। आइए दोस्तों पूरी कहानी को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों भारत के एक बिजनेसमैन घराने का लड़का ललित मोदी अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाता है। अपने कॉलेज के दिनों में वह वहां पर बास्केटबॉल की एक लीग को देखता है और उसके बिजनेस मॉडल को समझता है और उस लीग से वह बहुत इंस्पायर हो जाता है और वह सोचता है कि मैं भी भारत में इसी तरह की लीग क्रिकेट को लेकर एक शुरू करूंगा दोस्तों, जिससे क्रिकेट में रेवेन्यू भी बढ़े और अधिक से अधिक मौके भी तैयार हों। ललित मोदी बास्केटबॉल की जो लीग अमेरिका में चल रहा था उससे बहुत इंस्पायर होते हैं। अब उनका सपना बन चुका था कि वो भारत में भी इसी तरह का लीग क्रिकेट को लेकर शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों ललित मोदी की जिंदगी में एक बुरा दौर शुरू हो जाता है। दोस्तों ललित मोदी अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए एक केस में चार्ज किए जाते हैं और वह केस था ड्रग्स स्मगलिंग का। जी हाँ दोस्तों, ललित मोदी और 3 लोगों को इस केस में आरोपी बनाया जाता है और आरोप था कि आप लोग ड्रग्स का स्मगलिंग करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों ललित मोदी और 3 लोगों पर एक लड़के को किडनैप करने और पीटने का भी आरोप लगा था। इसकी जांच होती है और ललित मोदी को दोषी करार दिया जाता है। इसके बाद अमेरिका की कोर्ट में ललित मोदी को 2 साल की सजा दे दी जाती है। बाद में ललित मोदी खराब स्वास्थ्य का बहाना देकर अमेरिका की कोर्ट में एक रिक्वेस्ट लगाते हैं, एक आवेदन फाइल करते हैं और कहते हैं कि मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ है, मुझे भारत जाने दिया जाए। इसके बाद उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया जाता है और उन्हें भारत डिपोर्ट कर दिया जाता है और उनकी सजा को माफ कर दिया जाता है। ललित मोदी अब भारत में आ चुके थे और अपने पूरे बिजनेस को संभालने लगे थे, क्योंकि वो एक बिजनेस घराने से थे। लेकिन दोस्तों ललित मोदी ने जो सपना देखा था भारत में क्रिकेट लीग शुरू करने का, वो सपना आज भी उनके दिमाग में था और वो मौके की तलाश में थे कि किस तरह से हमें मौका मिले और इस तरह की लीग हम भारत में इंट्रोड्यूस कर सकें। लेकिन दोस्तों वो ये बात भी जानते थे कि अगर इस तरह की लीग हमें, क्रिकेट की लीग हमें भारत में शुरू करनी है तो इसके लिए हमें बीसीसीआई की मदद चाहिए। बगैर बीसीसीआई के सपोर्ट से, बगैर बीसीसीआई की सहमति से इस तरह की कोई भी लीग भारत में शुरू नहीं की जा सकती। अब दोस्तों वो बीसीसीआई तक अपनी पहुंच बनाने की सोचते हैं और एक मॉडल तैयार करते हैं क्रिकेट की लीग को लेकर। दोस्तों वो इस लीग का नाम भी डिसाइड कर लेते हैं। उन्होंने इस लीग का नाम रखा था इंडियन क्रिकेट लीग, जो कि 50-50 ओवर का एक मॉडल था क्रिकेट के लिए। इसका रजिस्ट्रेशन खुद ललित मोदी ने करा लिया था। उसके बाद अपने प्रपोजल को डायरेक्ट उस समय के जो चेयरमैन थे, बीसीसीआई के जो चेयरमैन थे जगमोहन डालमिया, उनके सामने पेश करते हैं। यानी कि अपने प्रपोजल को डायरेक्ट बीसीसीआई के जो चेयरमैन थे उनके पास पहुंचाते हैं। किसी तरह से जुगाड़ लगा के वो बीसीसीआई तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों ये वक्त था 1995 का। लेकिन दोस्तों उनके इस प्रपोजल को जगमोहन डालमिया, जो कि तत्कालीन चेयरमैन थे बीसीसीआई के, वो ठुकरा देते हैं और ललित मोदी के दिमाग में वही गाना बजता है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। निराश ललित मोदी वापस चले आते हैं। अब वह सोचते हैं कि अब डायरेक्ट काम नहीं बनने वाला है, अब मुझे इसका प्लान भी एग्जीक्यूट कराना होगा और दूसरे रास्ते से बीसीसीआई तक पहुंच बनानी होगी, क्योंकि प्लान ए फेल हो गया। जो डायरेक्ट उन्होंने कन्वर्सेशन की, डायरेक्ट उन्होंने जो प्रपोजल जगमोहन डालमिया को दिया, उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। अब दोस्तों उनका सपना तो क्रिकेट लीग को शुरू करना था ही, लेकिन अब उनका एक सपना और था। उनका सपना था जगमोहन डालमिया से बदला लेने का, क्योंकि
उनका प्रपोजल जो रिजेक्ट किया था जगमोहन डालमिया ने। ललित मोदी को अब ये समझ में आ जाता है कि अभी हाल के वर्षों में इस लीग को शुरू कराना संभव नहीं है। अब इसको ठंडे बस्ते में डालते हैं और बीसीसीआई तक पहुंच बनाने के अन्य तरीकों को खोजने की कोशिश की जाए। अब दोस्तों वो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ जाते हैं, वहां पर एक मेंबर बन जाते हैं। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना में वो अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। उसके बाद दोस्तों हिमाचल प्रदेश के सीएम से उनका विवाद हो जाता है और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से ललित मोदी को निकाल दिया जाता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन भी बीसीसीआई का एक पार्ट था और बीसीसीआई के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे जगमोहन डालमिया, वो ललित मोदी के अपने प्लान के बारे में जान चुके थे और ललित मोदी से वो एक तरह से कंपटीशन चल रहा था कि इनको इसमें एंट्री ना मिले, बीसीसीआई तक उनकी पहुंच ना बन सके। इस तरह से उनका हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से विवाद होता है और उनको बीसीसीआई के प्रेशर में निकाल दिया जाता है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से। अब दोस्तों ललित मोदी फिर से निराश हो जाते हैं और फिर दूसरे तरीकों को खोजने लगते हैं। अब दोस्तों वक्त आगे बढ़ता है, वक्त था 2003 का। अब उन्हें याद आता है कि राजस्थान में जो सीएम है यानी चीफ मिनिस्टर हैं वसुंधरा राजे जी, वो ललित मोदी की मां यानी उनकी मां बीना के साथ पड़ी हुई हैं। यानी वसुंधरा राजे के घराने से ललित मोदी के परिवार के अच्छे संबंध भी थे और ललित मोदी की मां बीना राजे की बचपन की मित्र भी थी। अब दोस्तों ललित मोदी को समझ में आ जाता है कि हमें कहां पर अब एंट्री लेनी है। अब वह राजस्थान की क्रिकेट पॉलिटिक्स में एंट्री करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे उनको अच्छी तरह से जानती भी थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन था, उस क्रिकेट एसोसिएशन पर एक दूसरे घराने का दबदबा वहां पर था। वो कई वर्षों से उसके लगातार चेयरमैन बनते आ रहे थे। जब ललित मोदी राजस्थान की क्रिकेट पॉलिटिक्स में एंट्री लेते हैं, तब उन्हें समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एक जो बड़ा घराना था, एक बड़े लोग थे जो उनका दबदबा पूरे राजस्थान क्रिकेट के पॉलिटिक्स पर था। तो डायरेक्ट तौर पर वहां पर वो एंट्री नहीं ले पाते हैं जो राजस्थान की क्रिकेट की पॉलिटिक्स थी, क्योंकि वहां पर दूसरे घराने का दबदबा था। अब दोस्तों वह नागौर जिले की क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ जाते हैं और वहां पर एक मेंबर बन जाते हैं। आप समझ सकते हैं दोस्तों किस तरह से एक व्यक्ति जैसे बीसीसीआई तक पहुंचना है और इतना बड़ा लीग शुरू करना है, जब उसे मौका नहीं मिल रहा है तब वह जिले की पॉलिटिक्स में सीमित रह जाता है, लेकिन अपना सपना जो उसने देखा था उसको अपने दिमाग पर रखता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अब दोस्तों वक्त था 2005 का। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का चुनाव होना था। सबसे पहले ललित मोदी इस बात का पता लगाते हैं कि किस वजह से इस घराने का क्रिकेट की पॉलिटिक्स पर, राजस्थान की क्रिकेट की पॉलिटिक्स पर दबदबा है, और वहां पर वो समझ लेते हैं कि किस वजह से वो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। यानी जो अध्यक्ष पद का चुनाव होता था राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का, उसमें वो क्यों चुनाव जीतते हैं बराबर, इस बात का वो पता लगा लेते हैं। दोस्तों इसके बाद ललित मोदी राजस्थान के सीएम से कहकर एक स्पोर्ट लॉ लेकर आते हैं। उस स्पोर्ट लॉ के जरिए वहां पर कुछ चेंजेस कराए जाते हैं और चेंजेस इस प्रकार से होते हैं कि कुछ अन्य लोगों को वोटिंग के राइट्स मिल जाते हैं उस बदलाव के बाद। यानी जो एक्ट आया था, अब उस एक्ट के जरिए कुछ एक्स्ट्रा लोगों को वोटिंग के राइट मिल जाते हैं। किस चुनाव में दोस्तों? राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में। यानी जो चेयरमैन का चुनाव होता था, उस चुनाव के लिए कुछ अन्य लोगों को एक्स्ट्रा वोटिंग राइट मिल जाते हैं, और जो अन्य लोगों को वोटिंग राइट्स मिले थे, बस इसी चीज का फायदा उठाना चाहते थे ललित मोदी, और सामने से खुद वो चुनाव लड़ते हैं। यानी कि विपक्ष के उम्मीदवार खुद बनते हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के जो चेयरमैन का चुनाव था उसमें विपक्ष के उम्मीदवार बनते हैं, और न केवल उम्मीदवार बनते हैं बल्कि एक वोट से जीत भी जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने जो स्पोर्ट लॉ में परिवर्तन कराया था उसका फायदा मिला, कुछ लोगों को एक्स्ट्रा वोटिंग राइट मिले, जिसका फायदा उन्होंने अपने पक्ष में वोटिंग करवा के लिया, और वो एक वोट से चुनाव जीत भी जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, जो व्यक्ति अभी जिला लेवल पर पॉलिटिक्स कर रहा था, अब वह प्रदेश लेवल की पॉलिटिक्स में, क्रिकेट की पॉलिटिक्स में सबसे टॉप पर बैठा था और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अब अध्यक्ष बन जाता है। दोस्तों अध्यक्ष बनने के बाद ललित मोदी जो जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम है, उसकी मरम्मत, उसकी रिपेयरिंग के लिए 20 करोड़ रुपए देते हैं, यानी इशू करवाते हैं। अब दोस्तों वक्त आ चुका था ललित मोदी के द्वारा जगमोहन डालमिया से बदला लेने का। जगमोहन डालमिया, जी हाँ दोस्तों, वही जगमोहन डालमिया जिन्होंने ललित मोदी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, और बदले की आग में जल रहे ललित मोदी अब बदला लेने की सोच रहे थे। दोस्तों वक्त था 2005 का, जब बीसीसीआई के अध्यक्ष पद का चुनाव होना था, और एक तरफ से उम्मीदवार थे जगमोहन डालमिया और कांग्रेस के सपोर्ट से उम्मीदवार थे शरद पवार। जी हाँ दोस्तों, बस दोस्तों ऐसे ही मौके का इंतजार कर रहे थे ललित मोदी कि कब अब मुझे इस तरह का मौका मिले, और वो पूरे पॉलिटिक्स को समझ लेते हैं और इस बात को भी समझ लेते हैं कि जगमोहन डालमिया जो कि पहले से भी इसके चेयरमैन रह चुके हैं,
उनके खिलाफ इस बार एंटी इनकम्बेंसी रहेगी, जिसका फायदा शरद पवार को मिलेगा और वो शरद पवार को सपोर्ट भी कर देते हैं। यानी कि ललित मोदी शरद पवार को सपोर्ट कर देते हैं और शरद पवार इस चुनाव को जीत भी जाते हैं। और बदले में ललित मोदी को क्या मिलता है? ललित मोदी को बदले में मिलता है वाइस प्रेसिडेंट का पद। यानी चेयरमैन तो शरद पवार जी बन जाते हैं, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट का पद था वो मिलता है ललित मोदी को। यानी अब वो कहाँ पहुंच चुके थे? अब वह बीसीसीआई में पहुंच चुके थे और दोस्तों बीसीसीआई में अब वह दूसरे नंबर पर थे। यानी अब उनके हाथों में वो पूरी पावर आ चुकी थी जिसका वो उपयोग करके आईपीएल को शुरू कराना चाहते थे। अब उन्हें रोक टोक करने वाला कोई नहीं था, सिर्फ उन्हें शरद पवार की परमिशन की जरूरत थी। दोस्तों जब से ललित मोदी बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट बने थे तब से बीसीसीआई के रेवेन्यू बढ़ने लगे थे, क्योंकि एक बिजनेस दिमाग बीसीसीआई के पीछे से काम कर रहा था। अब दोस्तों ललित मोदी वाइस प्रेसिडेंट बन चुके थे बीसीसीआई के। अब ललित मोदी की स्टोरी को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं और उस समय की भारत में जो क्रिकेट की परिस्थितियां थी उसको भी समझ लेते हैं कि क्रिकेट में उस समय क्या चल रहा था भारत में। दोस्तों 2003 में भारतीय टीम ओडीआई विश्व कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया से हार चुकी थी। इससे दोस्तों फैंस काफी निराश थे और दोस्तों फैंस अब उम्मीद लगाए थे कि 2007 में जो विश्व कप होने वाला है ओडीआई का, उस विश्व कप में हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी और हो सकता है कि हमारी टीम एक आईसीसी की ट्रॉफी जीत जाए। लेकिन दोस्तों 2007 के विश्व कप में अभी भारतीय फैंस को निराशा हाथ लगती है और 2007 के विश्व कप में, वनडे विश्व कप में भारतीय टीम लीग स्टेज से ही बाहर हो जाती है। अब दोस्तों फैंस निराश हो चुके थे और अपनी उम्मीद खो चुके थे कि भारतीय टीम ट्रॉफी भी जीत पाएगी। तभी दोस्तों 2007 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक नए फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस किया जाता है और वह फॉर्मेट था 2020 ओवर का जो वर्ल्ड कप होना था वह। यानी 2020 क्रिकेट अब आगे बढ़ने वाला था। दोस्तों पहला T20 विश्व कप 2007 में साउथ अफ्रीका में खेला जाता है, जब भारतीय फैंस बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगाए थे कि भारतीय टीम इसमें अच्छा परफॉर्म करेगी। उस समय भारतीय टीम टूर्नामेंट को जीत लेती है और चैंपियन बन जाती है पाकिस्तान की टीम को हराकर, और फैंस के खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। और इसी बात को ललित मोदी भांप लेते हैं कि अब दौर 2020 क्रिकेट का आने वाला है। यानी वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट अब बोरिंग लगने लगे थे। दोस्तों मैं वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ट्रांजिशन फेज था, जो बदलाव का दौर था, उसके बारे में बता रहा हूँ कि किस तरह से T20 फॉर्मेट आने के बाद लोगों की उत्सुकता जो बढ़ी थी वो T20 क्रिकेट के प्रति ज्यादा बढ़ी थी और वनडे और टेस्ट के फॉर्मेट से लोग थोड़े खफा होते जा रहे थे, क्योंकि उसमें काफी ओवर्स होते हैं जिससे लोग बोरिंग फील करते हैं और चौके छक्के देखने के लिए उनका मन T20 क्रिकेट में लगने लगा था। अब दोस्तों ललित मोदी ने जो 50-50 ओवर का जो फॉर्मेट पहले सोचा था और प्रपोजल दिया था जगमोहन डालमिया को, अब वह इस फॉर्मेट को बदल देते हैं और T20 का फॉर्मेट रख देते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि अब दौर T20 का आने वाला है। अब दोस्तों आईपीएल के इंट्रोड्यूस होने की प्रक्रिया शुरू होती है। ललित मोदी दिल्ली में पहुंचते हैं और दिल्ली में एक ऐलान करते हैं कि इस तरह की लीग शुरू करने जा रहे हैं। 10 सितंबर 2007 शरद पवार ललित मोदी को $25 मिलियन का एक चेक देते हैं आईपीएल की तैयारियों के लिए। यानी कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों को खरीदने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को उसमें जोड़ने के लिए और आईपीएल की तैयारियों को करने के लिए वो $25 मिलियन का चेक देते हैं। और ललित मोदी इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे जब उन्हें बीसीसीआई से हरी झंडी मिले। यानी अब उन्हें बीसीसीआई की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल चुका था। बस दोस्तों इसी वक्त का वो इंतजार कर रहे थे और अलग अलग राज्यों में क्रिकेट की पॉलिटिक्स में घुसे हुए थे, लेकिन आज वो वक्त आ चुका था जब बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के द्वारा वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी को $25 मिलियन का चेक दिया जाता है और कहा जाता है कि आप चाहिए आईपीएल को शुरू कराइए। यानी अब बीसीसीआई की सहमति मिल चुकी थी। और दोस्तों 12 सितंबर 2007 जैसे क्रिकेट का गोल्डन डे कहा जाता है भारतीय संदर्भ में, दोस्तों इस दिन ललित मोदी आईपीएल का औपचारिक ऐलान कर देते हैं। यानी आईपीएल शुरू होने का जो औपचारिक अनाउंसमेंट था उसे कर देते हैं और इस पूरे औपचारिक ऐलान के दौरान वहां पर राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली और ग्लेन मैकग्रा भी शामिल थे। दोस्तों इस तरह से वहां पर आईपीएल को शुरू करने का जो अनाउंस हो रहा था ऑफिशियल तौर पर वो हो जाता है। अब दोस्तों ललित मोदी को और भी तैयारियां करनी थी कि दोस्तों इस तरह की लीग का जो फॉर्मेट था, मॉडल था, वो सिर्फ और सिर्फ ललित मोदी ही जानते थे, क्योंकि उन्होंने जो बास्केटबॉल लीग देखी थी अमेरिका में उसी से वो इंस्पायर थे और अपने प्लान्स को अपने पास ही रखे हुए थे। दुनिया के दोस्तों बहुत सारे लोग इस पर हंस रहे थे कि इस तरह की लीग कभी भी सफल नहीं होगी, लेकिन दोस्तों ललित मोदी लगे हुए थे अपने सपने को साकार करने में। अब दोस्तों ललित मोदी के सामने कुछ प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि क्या विदेशी बोर्ड्स जो क्रिकेट के बोर्ड हैं वो अपने खिलाड़ियों को भारत में भेजेंगे। तो इसके लिए दोस्तों सभी बोर्ड्स को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं ललित मोदी, और एक क्रिकेट बोर्ड को छोड़कर विश्व के सभी जो क्रिकेट बोर्ड हैं वो सभी परमिशन दे देते हैं अपने खिलाड़ियों को 2 महीने के लिए भारत के दौरे के लिए। यानी जब आईपीएल होगा करीब 2 महीने चलेगा
उसमें आईपीएल में आने के लिए, खेलने के लिए परमिशन दे देते हैं सभी बोर्ड, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड यानी ईसीबी के द्वारा परमिशन नहीं दी जाती है और ईसीबी कहता है कि हमारे खिलाड़ी इस तरह की किसी भी लीग में हिस्सा नहीं लेंगे। अब दोस्तों ललित मोदी के सामने दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो फ्रेंचाइज थी वो कौन खरीदेगा, यानी जो फॉर्मेट था टी20 क्रिकेट का, जो आईपीएल का जो फॉर्मेट था वो फ्रेंचाइज आधारित था और फ्रेंचाइज को नीलाम करने के बाद बड़े बड़े बिजनेस घराने इसमें पैसा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, इस बात की प्रॉब्लम दिख रही थी वहां पर। लेकिन दोस्तों ललित मोदी शाहरुख खान, जूही चावला, प्रीति जिंटा और रिलायंस यानी कि अंबानी परिवार को कन्विंस कर लेते हैं और इसके मॉडल को बारे में समझाते हैं और बताते हैं किस तरह से ये लीग फायदा कराएगी आप लोगों को, क्योंकि आप लोग भी बिजनेस कर रहे हैं और आपको इसके आधार पर किस तरह से आपको फायदा होगा, यानी पूरे मॉडल को वो समझा देते हैं और इन सभी लोगों को वो कन्विंस कर लेते हैं फ्रेंचाइज खरीदने के लिए। अब दोस्तों फ्रेंचाइज की नीलामी होती है। फ्रेंचाइज की नीलामी के लिए बेस प्राइस इसका $400 मिलियन रखा जाता है, लेकिन दोस्तों उम्मीद से बढ़कर इसमें पैसा मिलता है और 729 मिलियन पर इसकी नीलामी खरीदी जाती है, जो कि 8 टीमें बनाई गई थी इस आईपीएल में और दोस्तों 8 की 8 टीमों के नाम भारत के शहरों के नाम पर रखे गए थे। इस तरह से 400 मिलियन जो बेस प्राइस था इस नीलामी का वो 729 मिलियन डॉलर पर खत्म होता है और इस तरह से 8 फ्रेंचाइज को खरीद लिया जाता है, यानी कि 8 टीमें इस पूरे टूर्नामेंट में खेलने वाली थी। दोस्तों इसमें मुंबई इंडियंस को रिलायंस ग्रुप ने $112 मिलियन में खरीदा था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को विजय माल्या की यूनाइटेड कंपनी ने $111 मिलियन में खरीदा। डेक्कन चार्जर्स को $107 मिलियन में खरीदा गया। सीएसके को इंडियन सीमेंट ने $91 मिलियन में खरीदा। शाहरुख खान और जूही चावला ने मिलकर केकेआर की टीम को $75 मिलियन में खरीदा। प्रीति जिंटा और नेस बाडिया ने मिलकर किंग्स 11 पंजाब को $76 मिलियन में खरीदा। जीएमआर ग्रुप ने दिल्ली डेयरडेविल्स को $84 मिलियन में खरीदा और $67 मिलियन में राजस्थान रॉयल्स को खरीदा जाता है। इसके बाद दोस्तों प्लेयर का ऑक्शन होता है। उसके बाद प्लेयर ऑक्शन होने के बाद सभी खिलाड़ी अपनी अपनी टीम में सेट हो जाते हैं और ये टूर्नामेंट 44 दिनों तक चलना था, जिसमें 59 मैच खेले जाने थे। दोस्तों टूर्नामेंट शुरू होता है और पब्लिक का जबरदस्त इसमें रिस्पांस मिलता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से पहले वनडे और टेस्ट क्रिकेट होते थे उसमें फैंस इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, अब फैंस इंटरेस्ट ले रहे थे। उसकी कई वजहें थी दोस्तों। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो विदेशी खिलाड़ी थे वो भी इंडियन खिलाड़ी के साथ मिलकर एक ही टीम से खेल रहे थे। दोस्तों इस तरह से कभी खेलते हुए किसी ने खिलाड़ियों को नहीं देखा था, क्योंकि उस समय तक दुनिया में कोई भी ऐसी लीग नहीं होती थी जहाँ पर इस तरह से खिलाड़ी खेलते हों। और दोस्तों फैंस इसको एंजॉय इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि वहां पर बॉलीवुड के लोग भी पहुंचते थे, बड़े बड़े बिजनेस घराने के लोग वहां पर पहुंचते थे। स्टेडियम में शाहरुख खान से लेकर जूही चावला, प्रीति जिंटा और नीता अंबानी जैसे लोगों की जो तस्वीरें वायरल होती थी और फैंस से वो मुलाकात भी करते थे। इस तरह से फैंस को एक अच्छा लग रहा था कि इस तरह से लोग यहाँ पर आएंगे और हम वहाँ उनके दीदार भी करेंगे जो बॉलीवुड के सितारे हैं। तो एक वजह दोस्तों ये थी। और चेयर गर्ल्स से लेके जो एंटरटेनमेंट के कई सारे साधन थे स्टेडियम में, उसको लेकर भी फैंस खूब एंजॉय कर रहे थे। और पहला आईपीएल 2008 में अच्छी तरीके से संपन्न हो जाता है और आईपीएल अब सफलता प्राप्त कर चुका था। ललित मोदी अब एक टॉप लेवल पर थे। अब हर चीज भारतीय क्रिकेट में ललित मोदी के हिसाब से ही चल रही थी और ललित मोदी अब पूरे भारतीय क्रिकेट को रन कर रहे थे। अब दोस्तों ललित मोदी की कहानी में ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये था कि 2009 में लोकसभा के चुनाव होने थे, इस वजह से ललित मोदी इस आईपीएल को दक्षिण अफ्रीका में शिफ्ट कर देते हैं और बिना आरबीआई की अनुमति के ललित मोदी 243 करोड़ रुपए का चेक अफ्रीकन गवर्नमेंट को, साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट को दे देते हैं। इस वजह से दोस्तों उन पर एक केस लग जाता है और एक एक्ट होता है फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इस एक्ट के तहत उन पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने बिना आरबीआई की अनुमति से पैसा विदेश भेजा है, क्योंकि दोस्तों भारत से विदेश पैसा अगर भेजना है तो उसमें आरबीआई की अनुमति होनी चाहिए। लेकिन ललित मोदी गलती कर देते हैं और वहां पर आरबीआई की परमिशन नहीं लेते हैं। साउथ अफ्रीका में 2009 का आईपीएल संपन्न तो हो जाता है, लेकिन इसके बाद से ललित मोदी के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं और उन पर कई सारे आरोप लगने लगते हैं और कई सारी भारत की एजेंसियां उन पर जांच शुरू कर देती हैं। दोस्तों ललित मोदी को लेकर अगला विवाद तब जुड़ता है जब वो आईपीएल में 2 टीमों की एंट्री कराते हैं। यानी दोस्तों जब आईपीएल में 2 नई टीमों को एंट्री देते हैं और शामिल करते हैं आईपीएल में, तब उन पर आरोप लगते हैं कि यानी ललित मोदी ने पैसा लेकर इन टीमों को शामिल कराया है। और ललित मोदी पर बहुत सारे आरोप लगते हैं। उन पर आरोप ये भी लगता है कि वो अपने हिसाब से आईपीएल के रूल चेंज कर देते हैं पैसा कमाने के लिए। और उन पर यह भी आरोप लगा कि कुछ खिलाड़ियों को उन्होंने गलत तरीके से शामिल कराया है पैसा लेकर। और दोस्तों आरोप उन पर यह भी लगा कि उन्होंने अपने दोस्तों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों को, परिवार वालों को आईपीएल के जरिए गलत तरीके से फायदा पहुंचाया। इस तरह से एक बहुत बड़ा मैटर बन जाता है और सबके सामने एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आता है। भारत की एजेंसियां भी कहती है कि ललित मोदी ने भारत का एक बहुत बड़ा स्कैम किया है आईपीएल के जरिए, यानी आईपीएल में वो पैसा कमाते रहे और एक स्कैम करते रहे। और दोस्तों ललित मोदी जब से भारत आए तो उनके साथ कोई ना कोई विवाद लगातार जुड़ता चला जा रहा था। लेकिन अब दोस्तों ललित मोदी के दिन पूरे हो चुके थे भारत में। दोस्तों भारत की अन्य एजेंसियों के साथ ईडी भी जांच शुरू कर देती है
और ईडी उनसे कई बार पूछताछ भी करती है। इसके बाद दोस्तों ललित मोदी समझ लेते हैं कि अब हमारा भारत में रहना संभव नहीं है, कुछ दिनों के बाद मुझे पकड़ लिया जाएगा, यानी कि जेल में डाल दिया जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए हो सकता है कि मैं जेल में ही रहूं, क्योंकि मैंने जो स्कैम किया है, क्योंकि वो इस बात को भी जानते थे कि मैंने जो किया है वो एक स्कैम ही है। उन्होंने कई प्रकार से आईपीएल से पैसा कमाया था और उस पैसे को विदेशों की बैंक में जमा कर लिया था। दोस्तों सरकार के द्वारा दोस्तों उनके पासपोर्ट को भी रद्द कर दिया जाता है, इनकी पासपोर्ट पर बैन लगा दिया जाता है, लेकिन दोस्तों वो कोर्ट चले जाते हैं और लेकिन दोस्तों कोर्ट की तरफ से उनके पासपोर्ट को रिन्यू करा दिया जाता है, यानी अब उनका पासपोर्ट वैलिड मान लिया जाता है और कुछ समय के बाद वो भारत से फरार हो जाते हैं, यानी अब वह लंदन में जाकर बस जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए वह लंदन में ही रह जाते हैं। आज जब इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मार्च 2025 का समय है, अभी तक हमारे भारत की सरकार और भारत की एजेंसियां ललित मोदी को भारत वापस नहीं ले आ पाई हैं। और दोस्तों नहीं पता कि ललित मोदी भारत में कब आएगा या नहीं आएगा। दोस्तों ये तो भारत की सरकार और एजेंसियां जाने, लेकिन दोस्तों एक बात यहाँ पर क्लियर है कि जो ललित मोदी ने आईपीएल को शुरू कराया उसकी वजह से बीसीसीआई को बहुत ताकत मिली और बीसीसीआई का जो रेवेन्यू है बहुत गुना बढ़ गया है। और दोस्तों बीसीसीआई जो पूरे विश्व क्रिकेट को आज डोमिनेट कर रही है उसकी वजह आईपीएल भी है, क्योंकि बीसीसीआई के पास इतना ज्यादा इनकम है जिस वजह से बीसीसीआई पूरे विश्व क्रिकेट में फंड करता है, आईसीसी को फंड करता है, जिस वजह से बीसीसीआई की बात मानी जाती है और बीसीसीआई एक तरह से देखा जाए तो पूरे विश्व क्रिकेट को रन कर रहा है। दोस्तों ललित मोदी कैसा भी इंसान हो, मैं उसको बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, वो भारत के लिए भगोड़ा था, हमारे लिए भी भगोड़ा है और वो एक स्कैमर ही है जो भारत से पैसा लेकर भाग गया है। मैं भी सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको जल्द से जल्द वापस लाइए, लेकिन दोस्तों उसने जो भारत की क्रिकेट के लिए किया, बीसीसीआई के लिए किया, वो एक अच्छा कार्य था जिसकी वजह से भारत की बीसीसीआई की ताकत बढ़ी और उनके रेवेन्यू में बहुत बड़ा उछाल आया। तो ललित मोदी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। कोई डाउट हो, आपको कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी कर लें हमारे चैनल को। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।